जी, ये देखो, अब इसमें जो है ना मजीद हमारी डिस्कशन होगी। ये चार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। वो कहते हैं एक टेक्नीशियन एस्केप इंजरी बाय डाइविंग अंडर अ बेंच व्हेन अ वेसल ब्लोज अप एज अ रिजल्ट ऑफ डिजाइन डिफेक्ट। अब कहते हैं कि एक वेसल फटी, उस क्यों फट रही थी? ये उसके अंदर एक डिजाइन का डिफेक्ट था। और वर्कर जो था ना, जैसे ही उसने देखा वेसल फटने वाली है, उसने छलांग लगा दी, एक बेंच के नीचे डाइव कर गया वो, और उसने अपने आप को बचा लिया। ठीक है। और अब मुझे बताओ कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है या सिविल ऑफेंस है? हाँ जी, ये सिविल के अंदर होगा, क्योंकि डिजाइन फेलियर हुआ है। ठीक है। और डिजाइन सेफ्टी को इंश्योर करवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एम्प्लॉयर की। तो ये इसकी सिविल में नहीं, क्रिमिनल में होगी। इसकी प्रोसीडिंग जो होगी वो क्रिमिनल ऑफेंस है ये। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहते हैं अ 12 ईयर ओल्ड बॉय ब्रेक्स हिज आर्म falling into a pit while playing on an unfenced building site। अब एक बिल्डिंग बन रही थी, उसके ऊपर फेंसिंग नहीं की गई थी। वहां पे बच्चा खेलता खेलता उधर चला गया, पिट बना हुआ था, गड्ढा सा बना हुआ था, उसमें गिरा, उसकी बाजू टूट गया। क्रिमिनल ऑफेंस है या सिविल ऑफेंस है? नेक्स्ट वाला, तीसरे वाला देखें। अब वो कहते हैं अ मशीन ऑपरेटर इज ब्लाइंडेड इन वन आई बाय अ कोलीग ट्राइंग टू हेल्प हिम रिमूव अ जैम्ड मशीन पार्ट यूजिंग अ हैमर। ठीक है। एक ऑपरेटर जो था ना, उसकी एक आंख जो है वो, मतलब उसकी बिनाई चली गई है। किस तरह से? कि उसकी आंख में लगा हैमर। हैमर किसने मारा? एक और साथ काम करने वाले वर्कर ने। किस तरह उसको लगा? कि जब वो एक मशीन का जो है वो जैम्ड पार्ट जो है वो रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे, तो हैमर से जैसी स्ट्राइक किया तो उसकी किसी तरह से हैमर उसको लगा और उसकी आंख की बिनाई चलेगी। कहते हैं देयर इज अ सेफ वे टू रिमूव द जैम्ड पार्ट। अब उस जैम्ड पार्ट को निकालने का एक सेफ वे भी था, सही तरीका भी था, जो असल प्रोसीजर था, विच डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ हैमर, जिसमें थोड़े यूज करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी उसने यूज किया। तो अब बताओ, एंड द एरिया दे आर इन अ मैंडेटरी आई प्रोटेक्शन जोन। और दूसरा बात क्या थी कि जो जिस एरिया में वो लोग काम कर रहे थे वो मैंडेटरी आई प्रोटेक्शन जोन था। वहां पे आई प्रोटेक्शन के लिए ग्लासेस या जो है वो पहनना जरूरी थी। अब उसने भी नहीं पहनी हुई थी और दूसरे ने हथौड़ी भी यूज कर ली थी। अब बताओ क्या इसका जो है वो होगा सिनेरियो? एम्प्लॉयर ने इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है कि आई प्रोटेक्टेड जोन है। ठीक है। आई प्रोटेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ये लगा के सेफ्टी साइन भी लगाया हुआ है उसने। ऑफेंस है, ये सिविल ऑफेंस है। इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसमें एम्प्लॉयर की कोई गलती नहीं है। ठीक है। आगे वो कहते हैं अ स्कैफोल्डर जो है, अ स्कैफोल्डर इज इलेक्ट्रोक्यूटेड। एक स्कैफोल्डर को करंट लगा है व्हेन द पोल ही इज कैरियंग, जब वो एक रॉड उठा के लेके जा रहा था। स्कैफोल्डिंग का पता है क्या होती है? हाँ, वो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर या वैसे एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बनाए हुए होते हैं। हाँ, लोहे के रॉड्स की ना, वो उन्होंने जिस तरह यूनिलीवर के बाद वो उसके ना रॉड को ना उठा के वो लेके जा रहा था, तो उसका रॉड जो है ना वो लाइव वायर को टच किया, ओवरहेड केबल को, रॉड, और उससे उस बंदे को लग गया करंट। द स्कैफोल्डर वर्क फॉर अ कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड टू अ रूफिंग कंपनी, और फिर इन टर्न कॉन्ट्रैक्टेड टू अ फैक्ट्री ऑनर। अब बताओ इसमें किसकी गलती है, उसको जो करंट लगा है? समझ आ रही है? अगर वो स्कैफोल्डिंग का स्ट्रक्चर बना रहा है हाइट के ऊपर, और उसको पता है ऊपर ओवरहेड सप्लाईज जा रही हैं। ठीक है। अब वर्कर ने, जारी सी बात है, वो स्कैफोल्डिंग रॉड उठाना तो है ना, वो डिफरेंट लेंथों के होते हैं, 20 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर का जो होता है वो रॉड होता है पूरा। तो अब उसको उठाते वक्त जारी सी बात है वो ऊपर टच तो करेगा। तो इसलिए जो है ये एम्प्लॉयर की मिस्टेक है, क्रिमिनल ऑफेंस बनता है यहाँ पे। ठीक है। हाँ, वो तो बाद में उसको फिर हर्जाना तो दिया जाए, ऑफेंस नहीं बनेगा, हर्जाना दिया जाएगा। केस करेगा, फिर उसे फ्रीडम देंगे। वो ना भी करे तब भी उसके एम्प्लॉयर के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक बात बताऊं, जो एम्प्लॉयर के ऊपर केस होगा, हम्म। क्रिमिनल जो क्रिमिनल होगा ना, हाँ हाँ एक्ट लगेगा, हाँ। उसका सिविल सिविल तो लगना ही सिविल क्लेम होगा उस सूरत में फिर। हाँ लगेगा ना। हाँ, वो सिविल क्लेम, अगर किसी, जरूरी नहीं है, ऐसा सुनो, जरूरी नहीं है कि सिविल क्लेम हो। पहली एग्जांपल में सिविल क्लेम बनता है, बताओ मुझे। जब वो बंदा बच गया है तो अब तो सिविल क्लेम तो नहीं बनता। तो उसमें सिर्फ क्रिमिनल। हाँ, हाँ, अगर सिविल क्लेम उसकी लॉ के ब्रीच होने से बंदे के साथ नुकसान हुआ हो, तो फिर सिविल क्रिमिनल केस बनेगा और सिविल क्लेम होगा उसका। जिसके साथ हादसा पेश आया वो क्लेम करेगा हर्जाना। ठीक है। यहां तक बात समझ आती है? नेक्स्ट, ये देखें जी। पहला क्वेश्चन देखें। व्हाट आर दी टू मेन स्टैंडर्ड्स दैट द आईएलओ हैज प्रोड्यूस्ड फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी? व्हाट डू कंट्रीज डू विद दीज स्टैंडर्ड्स?
जी आईएलओ ने कौन से दो मेन स्टैंडर्ड्स बनाए हुए आउटपुट के? रिकमेंडेशन का नंबर क्या है? व्हाट आर दी एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर R164? बता सकते हो, पढ़ाई हुई है? ये आंसर दिए हुए इसके। पहले का आंसर है वही C155 और R164। दूसरे का क्या है? प्रोवाइड वर्क प्लेस इक्विपमेंट। वो सारी आपको मैंने पढ़ाई हुई है, बस वो यहाँ पे लिखते नहीं है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसका क्या था? एम्प्लॉई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पढ़ाई हुई है। और आखिरी क्वेश्चन क्या है? व्हाट एक्शन कुड बी टेकन अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकिंग हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ? जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी का लॉ तोड़ेगी तो उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयां की जा सकती हैं? जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है उस टॉपिक में से, नॉन कंप्लायंस में से। क्या कार्रवाई होगी उसके खिलाफ? इन्फोर्समेंट एक्शन लिया जाएगा, प्रोसिक्यूशन हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, हैवी फाइन हो सकते हैं। ठीक है। कंपनी टेम्परेरली या परमानेंटली बैन हो सकती है। ये लिखा हुआ लास्ट पे। ये याद नहीं करना होता, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या है। वर्डिंग तो आपको बुक से मिल जाएगी है। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके उसको थोड़ा बहुत मेमोराइज करो। मतलब कि वर्डिंग नहीं आनी चाहिए आपको, सेम टू सेम रट्टा नहीं लगाना। हाँ। हाँ। प्रोसिक्यूशन हो सकती है, कंपनसेशन थ्रू सिविल कोर्ट्स हो सकते हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल इन्फोर्समेंट एक्शन में प्रोहिबिशन भी हो सकती है और इंप्रूवमेंट भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हर दफा प्रोहिबिशन ही हो, बल्कि वो आपको एक अल्टीमेट दे देंगे, टाइम डेडलाइन दे देंगे, वो कहेंगे इसके अंदर अंदर आपने क्या करना है, इसमें इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, वो ये वाला है, हु डज व्हाट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यानी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ जो पीपल या डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रुप में लोग काम कर रहे होते हैं, टॉप मैनेजमेंट से लेकर डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर नीचे वर्कर्स तक। उसके अंदर हर लेवल पे लोगों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसको हमने डिस्कस करना है। अब इस चीज को डिस्कस करने से पहले एक एम्प्लॉयर का कंसेप्ट है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं ताकि ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए कि एम्प्लॉयर कौन होता है। वो बंदा जो जॉब देता होता है। ठीक है, इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी हम कह सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट भी एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आ रही होती है। ठीक है, और कोई बंदा भी हो सकता है, पूरे का पूरा इदारा भी जो है वो एम्प्लॉयर के उसमें आ सकता है। ठीक है, एम्प्लॉयर जो है इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज नॉर्मली एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज अ कंपनी, समटाइम रेफर टू अ कॉर्पोरेट बॉडी। और इसमें कोई पर्सन भी हो सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट द एम्प्लॉयर इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज नॉट नॉर्मली अ नेचुरल पर्सन, अ लिविंग ब्रीदिंग इंडिविजुअल। इंस्टेड दे आर अ लीगल पर्सन एंड एग्जिस्ट ओनली इन लीगल सेंस। यानी एम्प्लॉयर सिर्फ एक बंदा नहीं खास हो सकता, यानी वो बंदे होंगे कि जो जिनके पास अथॉरिटी है, जो आपको काम पे रख रहे हैं, और उन्हीं के खिलाफ बाद में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। वो बीओजीज हो सकते हैं, 5-10 बंदों का ग्रुप हो सकता है। ठीक है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम यानी उसकी जो टॉप मैनेजमेंट है उसको एज एम्प्लॉयर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल इंश्योरेंस इज एन एम्प्लॉयर एंड अ लीगल पर्सन। ठीक है, एप्पल इंश्योरेंस एक कंपनी है, वो एम्प्लॉयर भी है और लीगल पर्सन भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कहता है कि एम्प्लॉयर की कुछ क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इस हवाले से कि एम्प्लॉयर ने किस किस की केयर करनी होती है काम के दौरान। ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? वो कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर हु एन एम्प्लॉयर ओज आर ड्यूटी टू। यानी ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि किस किस की सेफ्टी की जिम्मेदारी जो है वो एम्प्लॉयर पे आती है। उसमें वो सबसे पहले कहते हैं देयर ओन वर्कर्स टू इंश्योर देयर हेल्थ एंड सेफ्टी। सबसे पहले एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्कर्स का ख्याल रखे। फिर अदर वर्कर्स हु माइट बी वर्किंग विद इन देयर वर्क प्लेस बट नॉट डायरेक्ट एम्प्लॉइज सच एज कैजुअल वर्कर्स, एजेंसी वर्कर्स या कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर। बात समझ आ रही है? जैसे शेख जायद हॉस्पिटल अभी जाओ ना, तो शेख जायद हॉस्पिटल की रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो वहां एक कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। तो शेख जायद के अपने क्लाइंट तो नहीं है, वो उस कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर है, शेख जायद के वर्कर नहीं है। बट शेख जायद की जो मैनेजमेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी भी सेफ्टी का वो ख्याल रखे। ठीक है,